इस वीडियो में मैं उस चौंकाने वाले आंत स्वास्थ्य सुपरफूड के बारे में चर्चा करूंगा जो सोरासिस को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करता है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहेंगे। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंडपेट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को केवल 6 हफ्तों में उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। अगर आप सोराइसिस के लिए स्थायी समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को जरूर देखें। आप एक पेज पर जाएंगे जहां आपको अपना ईमेल डालना है ताकि आपको एक फ्री ट्रेनिंग मिल सके, जिसमें मैं आपको वे प्रोटोकॉल समझाऊंगा जिन्होंने मेरे सोराइसिस वाले क्लाइंट्स की मदद की है। 6 हफ्तों के भीतर स्वास्थ्य पाएं। आपको जो भी जानकारी चाहिए सब कुछ वही है, जिसमें फ्री गाइड्स और ढेर सारे मददगार केस स्टडीज भी शामिल हैं। मैं आपको सुपरफूड्स के पीछे का विज्ञान दिखाने वाला हूं और ये क्यों सच में आंत को ठीक करने में काम आते हैं ये भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत उपयोगी टिप्स भी दूंगा कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करना शुरू करें और सोराइसिस की सूजन को दूर करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूर देखने लायक है जो सोराइसिस के लक्षणों को हमेशा के लिए उलटने की कोशिश कर रहा है, और ये वाकई में ऐसी मददगार जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वह यह है कि वे सोचते हैं कि हर खाना एक जैसा होता है और वे जो चाहें खा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी सोराइसिस की सूजन अपने आप चली जाएगी। हालांकि हर कोई अलग हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आप अपनी सूजन को खुद के नियंत्रण में कम कर सकते हैं, जो सोराइसिस के लक्षणों पर बहुत असर डालते हैं। एक तरीका, और सबसे अच्छा तरीका, है अपनी आंतों की सेहत को सुधारना। यही मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ और जो सामग्री आप अभी देखने वाले हैं वह सीधे मेरी माइंडपेट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग हमेशा के लिए अपने सोराइसिस के लक्षणों को हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। याद रखें कि आंत में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा इम्यून कोशिकाएं होती हैं। ट्रिलियन यानी कि से। तो कुछ स्थितियां जो इम्यून सूजन के कारण होती हैं, उनका आंतों की सेहत से गहरा संबंध होता है। अब आंतों की सेहत के विषय को समझने के लिए कुछ उपयोगी अवधारणाएं हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। अब मैं आपको एक अवधारणा से परिचित कराना चाहता हूं जिसे आंतों का ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। यह वह समय है जो भोजन को जीआई ट्रैक्ट से गुजरने में लगता है। आमतौर पर भोजन छोटी आंत से 4 से 6 घंटे में गुजरता है और बड़ी आंत से लगभग 12 घंटे में। लेकिन मान लीजिए कि आपको कब्ज है और आपके पेट में बैक्टीरिया की अधिकता है, तो कभी कभी इसमें कई दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है। लिंगरिंग फूड्स एक शब्द है जिसे मैंने गढ़ा है, जो उन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का वर्णन करता है जो आंतों में बहुत देर तक रुके रहते हैं। इस सूची में मांस, चीज, शक्कर और आटे या ब्रेड जैसे साधारण कार्ब्स शामिल हैं। अब कितना समय बहुत ज्यादा है? असल में 12 घंटे से ज्यादा कुछ भी बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि आपको दिन में कई बार मल त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करना आदर्श और दुनिया भर में सामान्य है, और हमारे अपने मानव इतिहास ने भी ऐसा ही था। जब हम भोजन के लिए खोजबीन करते थे, हमारे पूर्वज दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल विकासशील देशों में हमें दिन में 1 बार भी जाना नसीब हो जाए तो बहुत है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जिन्हें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, आईबीएस और कब्ज की समस्या है, वे कभी कभी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जा पाते हैं। इन सभी लोगों को सूजन, थकान, तनाव जैसी समस्याएं होती हैं, और यह काफी गंभीर है। तो ये खाद्य पदार्थ पेट में क्यों टिके रहते हैं? याद रखिए, मैंने कहा था कि इस सूची में मांस, डेयरी, प्रोसेस्ड अनाज और चीनी शामिल हैं। यह सीधा सीधा इन खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइबर की मात्रा से जुड़ा हुआ है। और जब मैं फाइबर की बात करता हूँ तो ज्यादातर लोग मेटाम्यूसिल या उस गाढ़े पाउडर जैसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे हम पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन जब मैं फाइबर, खासकर अघुलनशील फाइबर की बात करता हूं, तो मेरा मतलब पौधों और सब्जियों में मौजूद उस चबाने वाले रेशेदार पदार्थ से है। उदाहरण के लिए, अजवाइन को जब आप चबाते हैं, तो आपके मुंह में ऐसा पदार्थ बच जाता है जिसे आप सच में तोड़ नहीं सकते, और आखिरकार आपको उसे निगलना ही पड़ता है। यही बात ब्रोकली, केल और गाजर के साथ भी होती है। पता चलता है कि यह रेशेदार पदार्थ आंतों में पचता नहीं है, लेकिन यह 2 काम करता है।
एक, यह पानी को खींचता है जिससे मल त्याग नरम और आसान हो जाता है। दूसरा, यह आंतों और बड़ी आंत में खराब बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकता है। इसी वजह से आप बहुत से लोगों को फाइबर को प्रीबायोटिक कहते हुए सुनते हैं, क्योंकि यह मूल रूप से आपकी आंतों को अच्छे बैक्टीरिया के लिए अनुकूल बनाता है। और वैसे प्रीबायोटिक्स में कोई खास या गहरा रहस्य नहीं है, इसलिए मार्केटिंग के झांसे में मत आइए। सारे प्रीबायोटिक्स असल में फाइबर ही होते हैं और आपको अपनी डाइट से इसकी पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि फाइबर को बहुत कम आंका गया है और इसे एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाना चाहिए, और क्योंकि यह केवल पौधों में पाया जाता है, इसे एक आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट भी माना जाता है। तो कुछ उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण क्या हैं? ये रहे उनके उदाहरण। इस सूची में अंकुरित अनाज, माइक्रोग्रीन्स, ब्रोकोली, अजवाइन, गाजर, काले जामुन जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और एल्डरबेरी, एवोकाडो, बादाम, पेकान और अखरोट, मसूर, बीन्स और मटर, क्विनोआ और शलजम और चुकंदर शामिल हैं। वैसे ये खाद्य पदार्थ आपके आहार का 75% हिस्सा होने चाहिए, ताकि आपको यह सुनिश्चित हो सके कि आप हर दिन पर्याप्त फाइबर ले रहे हैं। तो मैं इस मौके का इस्तेमाल करके थोड़ा और गहराई में जाऊंगा और फाइबर अनुपात की अवधारणा पर चर्चा करूंगा। मेरे विचार में, अगर आप फाइबर अनुपात की इस अवधारणा को समझ लेते हैं, तो आप लगभग हर एक वजन घटाने वाले डाइट का मूल आधार समझ जाएंगे जो अब तक बनाए गए हैं। मैंने इसे यहाँ इसलिए शामिल किया है क्योंकि यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि आप अपनी इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकें। यह फिटनेस और पोषण की दुनिया में भी आपकी आंखें खोल देगा। हमारे पूर्वजों का आहार, जब हम अपना भोजन प्रकृति से इकट्ठा करते थे, उसमें 100 ग्राम फाइबर होता था। अब जितना पैक्ड और प्रोसेस्ड खाना हम खाते हैं, उसे देखते हुए अगर हमारे आहार में 20 ग्राम फाइबर भी हो तो हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं। और जब मैं फाइबर की बात कर रहा हूं, तो मेरा मतलब उस पाउडर जैसी चीज से नहीं है जिसे आप पानी में मिलाकर जल्दी जल्दी पीने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वह गाढ़ा हो जाए। मैं उस फाइबर की बात कर रहा हूं जिसे निगलने के लिए आपको खूब चबाना पड़ता है, बार बार चबाना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर अजवाइन या पत्ता गोभी ले सकते हैं। यह क्यों मायने रखता है? हमारी आंतों की प्रणाली तब बेहतर काम करती है जब हर 20 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर मिलता है, न कि हर 100 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर। और उस फाइबर के साथ आपको बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए, लगभग 1 गैलन रोज, क्योंकि तरल और फाइबर भोजन के अपशिष्ट में बने रहते हैं और जल्दी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फाइबर का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करता है कि आपकी आंतें कितनी अच्छी तरह काम करेंगी और आपके शरीर में कितनी सूजन बनेगी। अगर आपके शरीर में सूजन की मात्रा अधिक है, तो आपकी बीमारी और बढ़ जाती है, आपका वजन भी बहुत बढ़ जाता है और वह वजन कम होने के बजाय बना रहता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें एक आदर्श स्थिति में हर 20 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर का लक्ष्य रखना चाहिए, और यह ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और लगभग असंभव है। मैं खुद भी शायद ही कभी इस लक्ष्य को हासिल कर पाता हूं, तो मैं खुद से कहता हूं, चलो रोज 40 से 50 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे अगर आप 2000 कैलोरी वाली डाइट पर हैं, तो इसका मतलब है हर 40 से 50 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर। एफडीए को लगता है कि रोज 28 ग्राम फाइबर काफी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका लक्ष्य 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। ध्यान रखें, यह अब भी हमारे पूर्वजों द्वारा खाए जाने वाले फाइबर का आधा ही है। आप कभी भी फाइबर ज्यादा नहीं खा सकते। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। करीब 4 घंटे बाद भोजन के अपशिष्ट को आंतों में मौजूद बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करते हैं। जब पहली बार यह मेटाबोलाइज होता है, तो वे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दूसरी आबादी के बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाते हैं, जो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये बैक्टीरिया जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं। दूसरी आबादी के बैक्टीरिया समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही सूजन, पेट फूलना, वजन बढ़ना, डिप्रेशन और यहां तक कि कैंसर का कारण बनते हैं। और यह बात समझ में आती है। सोचिए, जब आपको पेट फूला या सूजन महसूस होती है, कोलन आमतौर पर मल को बाहर निकालने से पहले बस उसे जमा और संभाल कर रखता है। वैसे आप इसे खुद भी आजमा सकते हैं। एक तरीका है जिससे आप आंतों के ट्रांजिट टाइम की गणना कर सकते हैं। इसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। आप एक कंट्रास्ट डाई निगलते हैं और फिर रेडियोलॉजिस्ट हर कुछ मिनट में एक्सरे फोटो लेते हैं। आमतौर पर 4 घंटे के अंत तक कंट्रास्ट कोलन तक पहुंच जाता है
और फिर आप समय देख सकते हैं कि आपको मल त्याग करने में कितना समय लगता है। अब अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराना चाहते, तो इसे घर पर जांचने का आसान तरीका है कि आप 1 या 2 चुकंदर खा लें और देखें कि आपके मल को लाल होने में कितना समय लगता है। अगर यह 12 से 24 घंटे के भीतर हो जाता है, तो आमतौर पर सब ठीक है। अगर इसमें 2 दिन या उससे ज्यादा समय लगता है, तो शायद आपको परेशानी है और आपको बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और सूजन की समस्या हो सकती है। जब आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी बड़ी आंत से खराब बैक्टीरिया को बाहर निकाल रहे हैं। और अगर इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं और 2-4 दिन तक रोजाना 2 से 4 बार तरल मल त्याग करने की कोशिश कर सकते हैं। यह आपको अपनी आंत में अच्छे बैक्टीरिया को फिर से बसाने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा। इसे ऐसे सोचे जैसे आप बगीचे से खरपतवार निकाल रहे हैं, ताकि अच्छी चीजों के बढ़ने के लिए जगह बन सके। तो यह था आंतों के ट्रांजिट टाइम का विषय, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह नियंत्रित करने के लिए कि हमारी आंत में किस प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। यह सूजन को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी है। आप इस पर असर डाल सकते हैं ढेर सारा फाइबर खाकर और कब्ज होने पर मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेकर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किसे पता था कि फाइबर इतना कुछ कर सकता है? और यही वजह है कि वे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत सारा फाइबर होता है सुपरफूड माने जाते हैं, क्योंकि वे कई तरह से मदद करते हैं, आंतों से आने वाली सूजन को कम करते हैं। वही सूजन जो तब होती है जब खाना आंतों में ज्यादा देर तक रहता है, और इससे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब जब आप आंतों के ट्रांजिट टाइम के बारे में जान गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहेंगे जिनमें भरपूर फाइबर हो। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सोराइसिस पर उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंड विद इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।